मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसको भी बोल सकते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो ये जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसमें मुख्यतः हम लोग को पढ़ना किस चीज़ के बारे में है, तो हम लोग को पढ़ना है इसमें स्वास्थ्य के बारे में और रोग के बारे में। इस स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है, हेल्थ किसको कहा जाता है, और रोग क्या होता है, रोग किसे कहा जाता है, कैसे हम कहेंगे कि बीमारी हो गया, कैसे हम कहते हैं कहेंगे कि व्यक्ति रोगी हो गया है, और रोग कितने प्रकार का होता है, तो वही सब इस चैप्टर में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें नॉलेज के लिहाज से, ज्ञान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये पढ़ने के बाद मालूम चल जाएगा शरीर बीमार कैसे होता है, बीमार होता है तो फिर कैसे शरीर प्रतिक्रिया करता है, कैसे रोगाणु को मारता है, वहीं सब इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहली बात यह है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य हेल्थ, हेल्थ किसे कहा जाता है। तो हेल्थ क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति, इसके लिए जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने जो इसका गाइड, जो इसका डिफिनेशन दिया है हेल्थ का, तो बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उस स्थिति को स्वस्थ कहा जाता है, स्वास्थ्य कहा जाता है। ऐसे मान लो अगर हम बोलें, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक रूप से, मतलब समाज में उसके साथ जो है भेदभाव नहीं होता है, मानसिक रूप से, कि मानसिक रूप से एकदम सही है वो, और साथ में जो है शारीरिक रूप से अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है और अपना सारा काम एकदम ऊर्जा के साथ कर पा रहा है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य, और उस व्यक्ति को जो है स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। जबकि रोग अलग चीज है। रोग क्या होता है, रोग मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जो अंग हैं वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, और शरीर के होने वाले जो सारी प्रक्रियाएं हैं, जो जैव प्रक्रियाएं हैं, वो सही से नहीं हो पा रही हैं, तो उस घटना को रोग कहा जाता है। मतलब रोग और स्वास्थ्य अलग अलग चीज़ें हैं। रोग मतलब कि केवल शारीरिक दिक्कत, जिसमें कि शरीर में अगर कोई दिक्कत है, शरीर जो है वो अंग सही से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, शरीर की प्रक्रियाएं जो होनी चाहिए जिस तरह से, उस तरह से नहीं हो रही हैं, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, रोग। और अगर व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और शारीरिक में सही है, तो उसको स्वस्थ कहते हैं। यहाँ पर हम दो सेंटेंस बोलेंगे, पहचानना है कौन सही है और कौन गलत है। पहला सेंटेंस, सभी निरोगी व्यक्ति स्वस्थ हैं, कि सभी स्वस्थ व्यक्ति निरोगी हैं। दोनों में से कौन सही है, सभी स्वस्थ व्यक्ति निरोगी हैं या सभी निरोगी व्यक्ति स्वस्थ हैं। तो सभी निरोगी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकते हैं नहीं हो सकते, लेकिन सभी स्वस्थ व्यक्ति निरोगी जरूर होंगे। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है, इसका मतलब है कि उसको ना ही कोई सामाजिक दिक्कत है, ना ही कोई मानसिक दिक्कत है, और ना ही कोई उसको शारीरिक दिक्कत है, मतलब कि वो रोगी तो नहीं है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि व्यक्ति रोगी नहीं है, मतलब निरोगी है, जरूरी नहीं कि वो स्वस्थ भी होगा। स्वस्थ होने के लिए उसको सामाजिक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब समाज से भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, उसको मानसिक कोई टेंशन वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर सब कुछ सही तो उसको स्वस्थ कहा जाता है। रोग होता है सिंपली अगर शारीरिक दिक्कत कोई नहीं है तो उसको जो है निरोगी कहा जाता है। तो ये अंतर हुआ स्वास्थ्य के बारे में और रोग के बारे में। स्वास्थ्य क्या है, तो अगर भी व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से सक्षम है और अपने सब कार्य को पूरा ऊर्जा के साथ कर पा रहा है, तो उसको स्वस्थ कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का कोई शारीरिक अंग सही से कार्य नहीं कर रहा है और उसके शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं वो सही से नहीं हो पा रही हैं, तो उस स्थिति को जो है रोग कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि रोग कितने प्रकार का होते हैं। रोग जो होता है, डिजीज जो होता है, कितने प्रकार का होता है। तो रोग क्या है समझे, देखो रोग क्या, देखो इंग्लिश में देखो ऐसा नाम है डिस इज मतलब क्या होता है, कंफर्ट, आराम। डिस मतलब क्या होता है, खराबी। मतलब अगर शरीर में जो आरामदायक चीजें हैं तो उसमें खराबी आ जाता है, तो जो चीज मतलब आराम से हो रहा है, हृदय है, लंग्स है, किडनी एकदम सही से कार्य कर रहा है, जब उसमें डिसफंक्शनिंग हो जाता है, उसमें खराबी आ जाता है, तो उसी घटना को डिजीज कहा जाता है या रोग कहा जाता है। रोग जो होता है बेसिकली इनको दो भाग में बांटा गया है। सब लोग ये चैप्टर मतलब इसमें ज्ञान के लिहाज से बहुत सारी चीज सीखना है, ठीक है, बहुत सारी बात जानने को मिलेगा। रोग जो होता है बेसिकली होता है ये दो प्रकार का।
दो प्रकार का रोग कौन कौन होता है? तो एक होता है वैसे रोग जो कि इंसान को जन्म के साथ ही मिलता है, जन्मजात रोग, और एक होता है वैसे रोग जो कि इंसान जन्म के बाद प्राप्त करता है। जन्म के बाद जो रोग होते हैं वो दूसरे टाइप के, और जन्म के साथ ही जो रोग होते हैं उन्हें कहा जाता है जन्मजात रोग। ठीक है, जन्मजात रोग, या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंजेनाइटल डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज, या सिंपली इसको आनुवांशिक रोग भी कह सकते हैं। आनुवांशिक रोग पढ़े थे ना, आनुवांशिक विकार, उसमें मेंटल डिसऑर्डर वो सब, तो मतलब वो भी इसमें आ सकता है। जन्मजात रोग कौन है? वो सभी रोग जो जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाता है उसको कहा जाता है जन्मजात रोग। और जो रोग जन्म के बाद होता है, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, ठीक है, टीबी, बुखार, ये सब जन्म के बाद होता है उसको कहा जाता है ग्राह्य रोग, उसको कहा जाता है ग्राह्य रोग। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है? प्राप्त किया हुआ। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। तो जो रोग प्राप्त किया गया है जन्म के बाद उसको कहा जाता है एक्वायर्ड डिजीज, ग्राह्य रोग। और जो रोग जन्म के साथ है, जन्म के साथ कौन कौन होता है? तो जितना भी आनुवांशिक विकार देखे थे, हीमोफीलिया, वर्णांगता, है ना, उसके बाद था फेनर्किटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो जन्म के साथ ही उत्पन्न होता है उसको कहते हैं जन्मजात रोग। इसके अलावा HIV, हेपेटाइटिस बी, इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे रोग हैं जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं। जैसे बहुत लोग में जो है हार्ट डिजीज, बहुत लोग में जो है BP जन्मजात होता है, तो उसको बोलते हैं जन्मजात रोग। और जो रोग जन्म के बाद उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ग्राह्य रोग। अब जो ये ग्राह्य रोग हैं ये फिर होते हैं दो प्रकार के, मतलब जो रोग जन्म के बाद प्राप्त हो रहे हैं वो फिर दो प्रकार के होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो नहीं फैलते हैं। जो रोग फैलते हैं उन्हें कहा जाता है संक्रामक रोग। ये आता है एग्जाम में सब, संक्रामक रोग, नाम से ही एकदम सिंपल चीज है। संक्रामक मतलब कि वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसको कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। देखो फैलने का बहुत सा तरीका हो सकता है, जैसे कि इसमें भी दो तरह का होता है। जो संक्रामक रोग है ये भी दो तरह का हो सकता है। ग्राह्य रोग कौन है? तो जो रोग जन्म के बाद होता है उसे ग्राह्य रोग कहते हैं। दो तरह का हो सकता है, पहला वो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, और दूसरा वो जो नहीं फैले। जो नहीं फैलता है उसको बोलते हैं असंक्रामक रोग। जो नहीं फैलता है उसको कहा जाता है असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब जो संक्रामक रोग है ये फिर दो तरह से होता है। एक होता है कंटेजियस और एक होता है नॉन कंटेजियस। तुम नहीं पढ़ना है, 12th क्लास के लेवल से ऊपर का, तो जान जाओ कि ये भी दो तरह हो सकता है। कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ही फैलते हैं, मतलब कि दूर दूर से, मान लो इंसान यहाँ बैठा है और एक बगल में बैठा है तो उसको नहीं होगा जब तक वो कांटेक्ट में नहीं है। जैसे कि रिंग वर्म, तो दांत खाद खुजली होता है, जब तक उसके द्वारा यूज किया हुआ सामान बगल वाला यूज नहीं करे तब तक उसको संक्रामक रोग नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं नॉन कंटेजियस। सही, उसको बोलते हैं कंटेजियस, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैला। जैसे कि मान लो कि और क्या हो सकता है, जैसे एड्स। एड्स जो है जब तक कॉन्टेक्ट नहीं फैलेगा तो वो जो है कंटेजियस। और जो बिना कांटेक्ट में आए फैलता है, जैसे मान लो हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी बगल में बैठा हुआ है, उसको रोग है और वो हमको भी हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे नॉन कंटेजियस। वो कैसे होता है? जैसे कि मान लो कि जो फ्लू है, सर्दी खांसी जुकाम है, या इसके अलावा जो है टीबी है, ये सब जो है नॉन कंटेजियस है, क्योंकि ये जो है विषाणु या बैक्टीरिया या जो भी प्रोटोजोआ, जो भी रोगाणु है वो उसको लेकर आते हैं। मान लो किसी इंसान को सर्दी हुआ या खांसी हुआ, जब वो छींकेगा तो उससे राइनो वायरस बाहर आएगा और फिर वो दूसरा व्यक्ति के शरीर में आ जाएगा, तो उसको हो सकता है बीमारी, तो उसको बोलते हैं नॉन कंटेजियस। ये सब नहीं जानना है। तो संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और जो रोग नहीं फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसको बोलते हैं असंक्रामक रोग। जो असंक्रामक रोग है ये फिर 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें कुपोषण, एक होता है इसमें कुपोषण, कुपोषण को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। कुपोषण क्या होता है? तो जो रोग किसी पोषक पदार्थ के कमी से उत्पन्न होता है,
पोषक पदार्थ की कमी से, जैसे कि विटामिन की कमी से या कार्बोहाइड्रेट की कमी से या प्रोटीन की कमी से, तो उस तरह के रोग को कहते हैं कुपोषण। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें अधिकांशतः प्रोटीन की कमी हो जाती है या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है उनका हाथ तो एकदम पतला पतला हो जाता है और पेट पूरा निकल जाता है, ठीक है, बेली निकल जाती है, उसको बोलते हैं क्वासेरकोर मेरास्मस। तो वो जो है होता है प्रोटीन की कमी से या कार्बोहाइड्रेट की कमी से। या फिर विटामिन की कमी से बहुत सारा रोग होता है, जैसे मान लो अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो उससे रतौंधी हो जाता है, या फिर जो है स्किन हार्ड हो जाता है, या फिर विटामिन बी की कमी हो जाए तो बेरी बेरी हो जाता है, तो वो सब कहलाता है कुपोषण, जो किसी न किसी पोषक पदार्थ की कमी से होता है। दूसरा होता है डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज कौन होते हैं? वैसे रोग जो कि उम्र बढ़ने के साथ आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्र बढ़ने से आता है, जैसे कि बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसके अलावा जो है डायबिटीज हो गया, शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी बोलते हैं उसको, मधुमेह भी बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस पूरा नाम होता है। तो वो सब जो है डीजेनरेटिव, जो कि उम्र बढ़ने के साथ उत्पन्न होता है। उम्र बढ़ने के साथ जो रोग होते हैं उन्हें कहा जाता है डीजेनरेटिव रोग। उसके अलावा नशा, एडिक्शन, नशा भी एक तरह का रोग है। अच्छा बताओ, क्या ये सब फैलते हैं? एक दूसरे में फैलेगा? मान लो किसी को कुपोषण हुआ है, मतलब किसी में किसी चीज़ की कमी है, और अगर बैठेगा तो बगल वालों को भी हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए ये असंक्रामक रोग है। वैसे ही अगर किसी को उम्र बढ़ने के साथ कोई रोग हुआ है, मतलब बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज हुआ है, तो वो बगल वाले को नहीं फैलेगा। वैसे किसी को नशा है, नशा तो फैल सकता है, लेकिन फिर भी नशा भी नहीं फैलेगा, ठीक है। तो नशा भी जो है असंक्रामक रोग है। नशा मतलब कि देखो, नशा मतलब केवल ये नहीं होता है कि शराब हो गया या फिर जो है मतलब अल्कोहल हो गया या फिर जो है मॉर्फिन हो गया, केवल उसका नशा नहीं होता है, नशा चाय का भी होता है। सबसे छोटा नशा जो है वो चाय में होता है, ठीक है। तो चाय से भी, क्योंकि चाय में जो है निकोटीन होता है और कैफीन होता है, उससे भी नशा होता है। और सबसे अधिक नशा जो है, सबसे हाई लेवल का नशा वो होता है LSD से, लाइसर्जिक डाइथैलामाइड। तो ये सब पढ़ना है, इसे लास्ट में पढ़ना है कि नशा किससे किससे होता है। नशा चरस, भांग, गांजा, marijuana, मॉर्फिन, हीरोइन, LSD सबसे होता है। तो नशा भी क्या है, एक तरह का रोग है। नशा में इंसान को जो है हेलुसिनेशन होता है, यूफोरिया होता है, इसमें कि इंसान एकदम भ्रम में जीता है, वास्तविकता को छोड़ देता है, तो वो सब नशा है। चरस, भांग, गांजा ये सब नशा है, ठीक है। तो कुपोषण, उम्र बढ़ने के साथ रोग, नशा। इसके अलावा कैंसर, कैंसर भी जो है ये एक असंक्रामक रोग है, कैंसर भी फैलता नहीं है। इसके अलावा मानसिक रोग, तो किसी इंसान को कोई मानसिक बीमारी है तो वो भी असंक्रामक होता है, फैलता नहीं है। मानसिक रोग मतलब कि बहुत सारी बीमारी आ सकता है इसमें, सिजोफ्रेनिया हो सकता है या फिर माइनिया हो सकता है, कुछ भी तरह का रोग, मानसिक रोग। उसके बाद जो है एलर्जी, बहुत लोगों को किस चीज़ से एलर्जी होता है। बहुत लोग को जो है धूप से एलर्जी हो सकता है, या फिर पराग कण से बहुत लोग को एलर्जी होता है। पराग कण मतलब जो फूल वाला मौसम रहता है उसमें बहुत लोगों को सर्दी खांसी होता है, उसका कारण एलर्जी। एलर्जी क्या है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जितना नाम यहाँ लिखे हैं वो सब विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ना है, बस इसको छोड़ के बाकी सब पढ़ना है, ठीक है। तो क्या देखें कि रोग क्या है, तो एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर का कोई अंग सही से कार्य नहीं कर रहा है या शरीर की सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से नहीं हो रही हैं, तो उस स्थिति को रोग कहा जाता है। अगर रोग जन्म के साथ आया है तो बोलते हैं जन्मजात रोग, और अगर रोग जन्म के बाद आया है तो उसको बोलते हैं ग्राह्य रोग। उसमें से भी जो रोग फैलने वाला है एक दूसरे व्यक्ति में उसको बोलते हैं संक्रामक रोग, और जो रोग नहीं फैलता है उसको बोलते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग फिर 6 प्रकार का है। या तो जो रोग किसी पोषक पदार्थ की कमी से होता है, कुपोषण, उम्र बढ़ने के साथ होता है, डिजेनरेटिव, नशा, कैंसर, मानसिक रोग और एलर्जी, ठीक है। लिख लिया, इसको लिख लो। अब बात है कि रोग आखिर क्यों होता है, ठीक है। रोग होने के कौन कौन से कारण हैं, डिजीज जो है होने के कौन कौन से कारण, किन किन कारणों से रोग हो सकता है। तो रोग मेनली 3 कारणों से होता है। रोग होने के मुख्य रूप से 3 कारण होता है। पहला कारण तो होता है अनुवांशिक कारण। पहला कारण होता है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण मतलब कि जन्मजात जो रोग होता है, जन्म के साथ ही रोग हो, तो उसको पहला कारण हो गया अनुवांशिक कारण, मतलब जीन में खराबी आ गया या गुणसूत्र में खराबी आ गया तो अनुवांशिक रोग हो गया। तो एक कारण तो वो हो गया जन्मजात रोग। दूसरा कारण हो गया किसी पोषक पदार्थ की कमी से,
कि कोई पोषक पदार्थ में कमी हो जाए उसको मतलब कुपोषण टाइप मान लो। और तीसरा कारण हो गया किसी रोगाणु से, और सबसे ज्यादा यही रोग पाया जाता है किसी पैथोजन से। रोगाणु किसे कहा जाता है? एक सेकंड। दूसरा कारण हो गया रोगाणु से, पहला कारण हो गया अनुवांशिक, दूसरा हो गया रोगाणु से। मतलब कि कोई रोगाणु जो है, कोई पैथोजन, जो रोगाणु क्या है, देखो जो भी सूक्ष्म जीव हैं वो सब हमारे लिए खराब नहीं है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ क्या बहुत बहुत अच्छे हैं। जैसे कि दूध से दही बनता है, सूक्ष्म जीव कारण बनता है, जो ब्रेड बनता है, जो भी चीज़ बनता है, सुनो इधर सुनो, जो भी चीज़ बनता है बहुत सारी चीज़, दही बनता है, योगर्ट बनता है, बहुत सारी चीज़ जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनता है। इसके अलावा जितना भी एंटीबायोटिक बनता है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, जितना भी एंटीबायोटिक बनता है वो सब बनता है सूक्ष्म जीव से। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है ये बोर्ड में, पैथोजन किसे कहते हैं? ये नहीं आया था रोगाणु किसे कहते हैं, हिंदी में इसी को रोगाणु कहा जाता है, अंग्रेजी में होता है पैथोजन। पैथो मतलब होता है रोग, जन मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। तो जो सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है पैथोजन या रोगाणु। अभी हम देखेंगे आगे। और तीसरा जो कारण है रोग होने का वो है जीवन शैली, वो है जीवन शैली मतलब कि लाइफ स्टाइल। एक कारण कौन हुआ? अनुवांशिक कारण हुआ, जन्म से ही जीन में कुछ खराबी आ गया, कुछ में कुछ खराबी आ गया तो अनुवांशिक कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया किसी सूक्ष्म जीव के कारण रोग हुआ। तीसरा हो गया खराब जीवन शैली के कारण। खराब जीवन शैली मतलब क्या क्या? तो जीवन शैली में तीन चीजें आती हैं। एक आता है इसमें आहार, आहार मतलब डाइट, कि किस तरह का आहार लिया जा रहा है, सबके बारे में बताते हैं किस तरह से। तो देखो जीवन शैली में तीन चीजें आती हैं, एक आता है आहार, एक आता है नींद स्लीप, और तीसरा चीज आता है वो आता है व्यायाम एक्सरसाइज। ये तीन चीजें आती हैं जीवन शैली में। रोग होने के तीन ही मुख्य कारण हैं। सबसे ज्यादा कारण ये है रोगाणु, सबसे अधिक रोग जो है रोगाणु की वजह से होते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव की वजह से होते हैं। ठीक है, लेकिन दो कारण और हैं, एक तो हो गया अनुवांशिक जो जन्म के साथ ही होता है, और एक हो गया जीवन शैली, खराब जीवन शैली के कारण। ठीक है, देखो शरीर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन दुनिया में आज तक कोई है नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स मशीन है, जटिल मशीन है तो शरीर है। देखो जो डायलिसिस होता है, किडनी जो काम करता है, वहीं अगर किडनी खराब हो जाए, किडनी अगर खराब हो जाए तो वहीं काम को करने के डायलिसिस करने के लिए इतना बड़ा मशीन लगाना पड़ता है, तब जाकर वो काम करता है छोटा सा किडनी। मतलब कितना कॉम्प्लेक्स वायरिंग किया गया है शरीर में। तो इसलिए शरीर का जो शैली है, जो स्टाइल है, शरीर का जो दैनिक क्रियाक्रम है, और उसमें कुछ परिवर्तन होगा, जीवन शैली खराब होगा तो रोग उत्पन्न होगा। और जो भी बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, ठीक है, कैंसर है, ये सब जो है खराब जीवन शैली के कारण ही उत्पन्न होता है। उसमें से कुछ अनुवांशिक भी होते हैं, हार्ट की बीमारी वगैरह अनुवांशिक भी होता है, लेकिन अधिकांश बीमारी जो आजकल उत्पन्न हो रहा है वो खराब जीवन शैली के कारण उत्पन्न हो रहा है। और खराब जीवन शैली मतलब कि तीन चीज़ें, खराब आहार, ठीक है, तो सही समय नींद नहीं लेना और सही व्यायाम नहीं करना। आहार मतलब क्या? आहार मतलब कि दो चीज़, आहार में दो चीज़ आता है। पहला चीज़ है किस तरह का आहार लिया जा रहा है, दूसरा चीज़ है कब लिया जा रहा है। जैसे किस तरह का मतलब क्या है कि देखो मानव का जो शरीर है वो बहुत हद तक जो है वो कुछ चीज़, मान लो कि कोई गाड़ी है वो चलता है पेट्रोल से, ठीक है, और उसमें हम डीजल डाल दें या केरोसिन डाल दें मिट्टी का तेल, तो क्या नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन जो उसकी क्षमता है चलने की उस क्षमता से नहीं चलेगा और बहुत जल्दी गाड़ी खराब हो जाएगा। वही चीज़ मानव के शरीर का भी है। मानव के शरीर जिस चीज़ के लिए बना है, जो चीज़ इसका ईंधन है, जब वो चीज़ अंदर नहीं जाएगा, कुछ खराब चीज़ हम लोग अंदर भेजते हैं, शरीर काम करता हुआ दिखता तो है लेकिन अधिक समय तक टिकेगा नहीं, और कहीं ना कहीं शरीर में जो है फॉल्ट आएगा। खराब चीज़ क्या क्या है? सबसे खराब चीज़ मतलब इसको जो है सबसे खराब चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो खराब चीज़ है वो है फास्ट फूड। जितना भी फास्ट फूड है, मतलब कि चाउमीन, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, जितना भी फास्ट फूड है वो सब के सब जो है वो शरीर को खराब करने वाला है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो भी फास्ट फूड है उसका बहुत सारा अंदर देखना है, बहुत लंबा मतलब बताना पड़ेगा वो सब। ऐसा जो भी फास्ट फूड है वो शरीर के लिए सही नहीं है। कुछ कारण जान लो क्यों नहीं है। क्योंकि जो भी फास्ट फूड होता है वो सब पैकेज फूड है। एक पहली बात सब पैकेज फूड है, मतलब सब कहीं ना कहीं पैक होकर उसका जो कच्चा पदार्थ पैक होकर आ रहा है, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो बर्गर का
जो भी और जो भी पैक होके आ रहा है। और जो भी चीज़ पैकेज है, लंबे समय तक पैक चीज़ है, वो शरीर के लिए सही नहीं होता है। आयुर्वेद में 2 चीज़ कहा जाता है, अगर शरीर को स्वस्थ रखना हो तो जो भी पैकेज चीज़ है, जो भी मतलब पैक किया हुआ चीज़ है, उसको पैक ही रहने दो, पैक को खोलो नहीं। क्योंकि जो चीज़ पैक किया हुआ है, जिस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रहा है, हवा स्पर्श नहीं कर रहा है, उस खाना को खाने से शरीर में वो बीमारी उत्पन्न करेगा ही करेगा। भले आज नहीं दिखे, 5 साल बाद 10 साल बाद कहीं ना कहीं फॉल्ट आए। और यही कारण है कि आज समय में जो है इतना अधिक लोग बीमार पड़ रहा है, उसका एक कारण खराब आहार है। एक चीज़ तो हो गया फास्ट फूड। दूसरा चीज़ जो है आहार में वो है नॉन वेज। जो नॉन वेज है मतलब कि जो मीट मछली अंडा ये सब जो खाता है, वो भी खराब चीज़ है, वो शरीर के लिए नहीं बना है। कुछ तुलना देखते हैं। देखो ऐसे मान लो अगर किसी शाकाहारी जीव किसी मांसाहारी जीव के शरीर का अध्ययन करें, तो जो शाकाहारी जीव होता है वो पानी को मुंह से पीता है, और जो मांसाहारी जीव होता है वो पानी को जीभ से चाट के पीता है। जैसे कुत्ता को पानी किस तरह से पीता है, ठीक है, गाय को किस तरह से पीती है। तो गाय और कुत्ता या फिर शेर और गाय या फिर शेर और जो है बकरी, उसमें तुम पानी पीने में अंतर दिखेगा। गाय जो है वो पानी को मुंह से पीती है, और शेर, चीता, कुत्ता ये सब पानी के लिए जीभ से चाट के पीता है। अब इंसान कैसे पीता है? इंसान पानी को मुंह से पीता है। मतलब इंसान एक शाकाहारी जीव है, ना कि मांसाहारी जीव है। जीभ से चाट के पीने के पीछे जो है कारण है, क्योंकि जो जीव मांसाहार सेवन करते हैं उनके शरीर में उष्मा बहुत बढ़ जाता है, और उष्मा को निकालने के लिए उनके अपने जीभ को पानी के संपर्क में लाना पड़ता है, क्योंकि जीभ जो है शरीर का सबसे अधिक संवेदनशील अंग है। तो जब ये पानी के संपर्क में आता है तो बहुत अधिक उष्मा एक साथ बाहर निकलता है, उससे शरीर को शांति मिलता है। तो मतलब ये अंतर है। दूसरा चीज़ देखो, अगर तो जो भी शाकाहारी जीव है उनका आँख बादामी होता है, और जो मांसाहारी जीव है उनका आँख एकदम गोल होता है। जैसे कि देखो कुत्ता का आँख, शेर का आँख उसका एकदम गोल है, गाय का आँख देखो बादामी है। इंसान का आँख कैसा है? बादामी है, ना कि गोल है। मतलब इंसान का शरीर जो है वो शाकाहारी शरीर है। तीसरी बात, जो भी शाकाहारी जीव होते हैं उनका आँत लंबा होता है, 6 से 8 फीट का होता है, और जो भी मांसाहारी जीव होते हैं उनका आँत छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि शेर का आँत, कुत्ता का आँत देखो तो 3 से 4 मीटर का होगा, और जो भी शाकाहारी जीव हैं उनका आँत जो है वो 7 से 10 मीटर का होगा। इंसान का आँत जो है वो 6 से 8 मीटर का होता है। कारण क्या है कि जो जीव शाकाहार ले रहे हैं उनको लंबे समय तक भोजन को पेट में रखना पड़ता है, अमाशय में, आँत में, उसके लिए आँत बड़ा होता है। और जो मांसाहार ले रहे हैं उनको जल्दी जल्दी बाहर निकालना पड़ता है, इसके लिए उनका आँत छोटा होता है। ठीक है, अब इंसान का जो आँत है वो बड़ा होता है। मतलब इंसान का शरीर जो है वो शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। ऐसा बहुत सारा मतलब लॉजिक है, इसे प्रूफ किया जा सकता है कि मानव का शरीर जो है वो शाकाहार के लिए बना है, मांसाहार के लिए नहीं बना है। अब मांसाहार अगर लेता है तो भले ही उसका असर उसको अभी नहीं दिख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिख तो रहा ही है। अब इस समय जो विश्व में इतना सारा जो अशांति फैला होगा इसमें से कहीं ना कहीं मांसाहार है। इसके अलावा देखा जाए अगर तो जो प्राकृतिक कारण से भी मांसाहार सही नहीं है, क्योंकि मांसाहार करने से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है पढ़ा जाएगा, मतलब तापमान बढ़ जाना, धरती का जो औसत तापमान है वो बढ़ जाना, इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि जो तापमान है पिछले 10 से 20 साल में तापमान जो है लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है धरती, और ऐसा अनुमान है चलते रहा तो आने वाले 10-20 साल में लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा धरती का। तो इससे असर क्या होगा? असर ये होगा कि जहाँ पर पृथ्वी का जो अधिकांश पानी है वो बर्फ के रूप में जमा है अंटार्कटिका में या फिर हिमालय पर, और जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलना शुरू करेगा, और जब बर्फ पिघलना शुरू करेगा तो उससे क्या होगा कि जितना भी समुद्र किनारे बसा हुआ शहर है, ये जितना भी जो है टापू है वो सब डूब जाएगा, सब जलमग्न हो जाएगा। मतलब मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन, ठीक है, ये सब बेंगलोर, जितना ये सब शहर है जो समुद्र किनारे बसा हुआ है, या जापान या थाईलैंड जो टापू है वो सब के सब डूब जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से, जिसका एक बहुत बड़ा कारण मांसाहार है। तो एक कारण तो ये आहार हो गया। दूसरा चीज, आहार सही समय पर नहीं लेना। सही समय मतलब क्या होगा कि हमारे शरीर में हर एक अंग का काम करने का अलग अलग समय होता है। जैसे कि जो हमारा हृदय है सबसे अच्छा काम करता है रात में 1 से 3 के बीच में। रात में 1 से 3 के बीच में हृदय सबसे तेज काम करता है। इसलिए देखो सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक जो ये होता है, जो हार्ट अटैक होता है, जो हार्ट बीमारी होता है वो 1 से 3 में आता है, रात में आता है। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक, सबसे ज़्यादा जो है बीमारी हार्ट का वो रात में आता है, क्योंकि रात में हार्ट जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। और जो लोग मतलब रात में बहुत अगर गरिष्ठ खाना खाकर सो रहा है, इसका शरीर में जो है सही से हो नहीं पाता है, और हार्ट सही से काम नहीं कर पाता है, और उससे फिर हार्ट की समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अमाशय जो है सबसे अच्छा काम करता है सुबह में 7 से 10 के बीच में,
तो अगर खाना को 7 से 10 के बीच में खाया जाए तो इस समय जो है बहुत अच्छा से भोजन पचता है, और इसके बाद अगर खाया जाए तो फिर उतना अच्छा से नहीं पच पाता है, क्योंकि 7 से 10 के बीच में जो पचाने वाले एंजाइम हैं वो अधिक मात्रा में निकलते हैं। इसलिए देखो जितना भी पशु पक्षी है ये सबसे अधिक खाना सुबह में खाता है। पक्षी को देख लो, कोई भी पशु को देख लो, वो सुबह में ही सबसे ज़्यादा खाना खाएगा। क्यों? क्योंकि सुबह के समय उसको पता है कि सबसे अधिक मेरे मांस में जो है रस निकल रहा है भोजन पचाने के लिए, जबकि इंसान को चीज़ पता नहीं है और इंसान इस समय खाना नहीं खा रहा है। इसलिए तो ये सब आहार है। दूसरा चीज़ है नींद। इंसान को जो है कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटे कहा जाता है कि नींद लेना चाहिए, लेकिन केवल नींद नहीं, प्रॉपर टाइम पर नींद लेना चाहिए। प्रॉपर टाइम मतलब क्या है कि इंसान को जब बोले ना कि हृदय सबसे अच्छा काम करता है रात में, तो उस समय बाकी सब अंगों को शांत रहना होता है ताकि हृदय अपना काम अच्छे से कर सके। तो उसके लिए रात में 10 से 4 के बीच में हृदय सबसे अच्छे से काम कर रहा होता है, तो उस समय शरीर को आराम देना चाहिए। तो 10 से 4 के बीच में सोने का सबसे अच्छा समय होता है। उसके बाद है व्यायाम। शरीर में थोड़ा बहुत व्यायाम, खासकर जो है देखो व्यायाम जब बोल रहे हैं, व्यायाम मतलब जिम करना जो बड़ा बड़ा उठाता है उसका नहीं है, क्योंकि व्यायाम अलग अलग देश में अलग अलग हिसाब से होता है। जो वो जो भारी भारी जिम वगैरह है वो भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो वात प्रधान है। 3 तरह का जलवायु होता है, पित्त प्रधान, कफ प्रधान और वात प्रधान। भारत की जो जलवायु है वो वात प्रधान है। तो यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज है वो धीरे धीरे करने वाला एक्सरसाइज होना चाहिए, जो हल्का एक्सरसाइज हो धीरे धीरे करने वाला हो। जबकि जो अमेरिका है, जो वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिमी देश, वहाँ की जलवायु ठंडी है, कफ प्रधान है, तो वहाँ के लोग को जो व्यायाम चाहिए वो तेज तेज करने वाला चाहिए, इसलिए वहाँ पर जिम उत्पन्न हुआ। भारत में सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, सूर्य नमस्कार, ये सब उत्पन्न हुआ, जो कि ये सब सही, ये सब धीरे धीरे करने वाला एक्सरसाइज है, जो कि भारत के जलवायु के हिसाब से सही है। ठीक है, मतलब योग, प्राणायाम ये सब करना चाहिए। यही सब जो नहीं करता है तो फिर उसको जीवन शैली से संबंधित रोग उत्पन्न होता है, मतलब हार्ट, किडनी, ठीक है, ज्वाइंट का बीमारी, अर्थराइटिस, ये सब उत्पन्न होता है। तो ये सब कारण है रोग का। मुख्य कारण तथा रोगाणु से होने वाला रोग है। आजकल ये भी बढ़ते जा रहा है, जीवन शैली से होने वाला रोग, और साथ में अनुवांशिक रोग भी होता है। ठीक है, इसको लिख लो। तो देखो अब हम देखेंगे कि कौन सा रोग जो है वो किस रोगाणु से होता है, कि किस रोग का क्या रोगाणु। देख लो, फिर लिखना, देख लो, फिर लिखना। रोग मतलब कि डिजीज, रोगाणु मतलब कि पैथोजन, कि कौन सा रोग किससे उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि देखा जाए अगर, तो चलो शुरू करते हैं। पहला नंबर टेटनस। इंग्लिश में ही लिखेंगे, इंग्लिश में लिखने ज़्यादा आसानी का आता है, तो इंग्लिश में लिखने का आसान रहेगा। टेटनस, टेटनस जो है ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। क्लोस्ट्रीडियम, पहले एक ही बार जो हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, बाद में पढ़ने में दिक्कत होने लगेगा। टेटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से। उसके बाद टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद जो है निमोनिया, इसमें से देखो कुछ लगभग इसमें हम 20-25 लिखवाएंगे, उसमें से कुछ के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि टाइफाइड के बारे में, निमोनिया के बारे में, कि टाइफाइड किस टेस्ट से होता है, लक्षण क्या होता है, इलाज कैसे होता है, वो सब। निमोनिया, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस, पी साइलेंट है यहाँ पे, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। उसके बाद देखो तो एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस मतलब क्या होता है, हाथी पांव, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस मतलब होता है हाथी पांव, या फिर इसका एक और नाम भी होता है फाइलेरिया, हाथी पांव, या इसको फाइलेरिया भी कहा जाता है। ये होता है उचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी, उचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी। उसके बाद जो है एस्केरियासिस या एस्केरिस, एस्केरियासिस, एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाड्स, जब देखो ध्यान से, एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाड्स,
इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है अमीबियासिस, अमीबियासिस को कहा जाता है अमीबिया पेचिस, नाम सुने होगा, पेचिस हो गया, यही हो पेचिस, अमीबिया पेचिस। ये होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, उससे से बोला जाएगा टीबी, टीबी, टीबी को बोलते हैं क्षय रोग भी बोलते हैं इसको। टाइफाइड को बोलते हैं मियादी बुखार, टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार कहा जाता है। टीबी को कहा जाता है क्षय रोग, फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको नोट करो, ठीक है, लिख लिए। देखो फिर से एक बार, टेटनस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, एलिफेंटियासिस, उचेरिया ब्रोनक्रोफ्टी, एस्केरियासिस, एस्केरिस लिम्बोरिक्वायर्स, अमीबिया पेचिस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, और क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब देखो, अब आगे कुछ नाम और देखते हैं कि कौन सा बीमारी किससे होता है, जैसे कि डेंगू, ठीक है, कलरा, हैजा, ठीक है, ये सब किससे किससे होता है। तो कितना नंबर तक हुआ था, 6 तक हुआ था, 6 तक हुआ था, 7 नंबर। तो देखो अब 8 नंबर, तो कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में कहा जाता है लेप्रोसी, ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो ये भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसके बाद पोलियो, तो पोलियो बहुत सिंपल है, लिख सकते खाली पोलियो वायरस, पोलियो हो जाएगा पोलियो वायरस। डेंगू, डेंगू बुखार, डेंगू, डेंगू होता है वायरस से फ्लेविराइवो वायरस। चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया भी डेंगू से संबंध के जैसा ही एक रोग है, ठीक है, और इसमें भी शरीर में बहुत तेज दर्द होता है। चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया होता है सिंपली चिकुनगुनिया वायरस, चिकुनगुनिया वायरस। इसके बाद जो है कलरा, कलरा, कलरा होता है विब्रियो कलरा से। उसके बाद जो है एड्स, एड्स होता है HIV से। इसके बाद जो है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स सुन लो ध्यान से, स्मॉल पॉक्स को हिंदी में बोलते हैं चेचक, और यही इकलौता ऐसा बीमारी है, सुन लो, इकलौता ऐसी बीमारी है चेचक जिसको कि धरती पर से हटाया जा चुका है मेडिकल साइंस द्वारा। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसको आज तक मेडिकल साइंस बोलता हो कि इसको हटा दिया गया है पूरी तरह से, ऐसा कोई रोग नहीं है, केवल स्मॉल पॉक्स। चेचक जो है अब लोगों को नहीं होता है, चेचक हटाया जा चुका है। चेचक का लास्ट केस 1990 में मिला था, उसके बाद चेचक का कोई भी केस नहीं मिला। चेचक होता है वेरियोला वायरस, होता था वेरियोला वायरस से। वैसे ही चिकन पॉक्स, इसको बोलते हैं बड़ी माता छोटी माता, ठीक है, जो भी होता है सब चिकन पॉक्स, ये होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, लिखो इसको, ठीक है, लिख लिए।
देखो जिस तरह से अभी एक वायरस आया है कोरोना वायरस, वैसे ही एक वायरस और भी आया था, लेकिन वो मुख्य रूप से ऐसे बहुत सारे वायरस आया है, नहीं मतलब वैसे आया थोड़ी है, लेकिन बहुत सारा अभी आया नहीं ना था वायरस, लेकिन बहुत सारा वायरस ठीक है आया है लेकिन फैला नहीं है। बहुत सारा वायरस ऐसा है जो कि पहले आकर फैल चुका है, जैसे कि H1N1 स्वाइन फ्लू 2009 में आया था स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जब आया था तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है H1N1 आया था वायरस, उससे होता है स्वाइन फ्लू। उसके पहले बहुत खतरनाक आया था बीमारी सार्स, 2001 में आया था सार्स, ये होता था सार्स वायरस से। सार्स का फुल फॉर्म होता है सेवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है सार्स। सार्स में भी वही होता था जो अभी कोरोना में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, ये भी तरह का रिस्पायरेटरी सिंड्रोम था, मतलब इसमें भी सांस लेने में दिक्कत हुआ करता था, और ये भी चीन से ही शुरू हुआ था, ठीक है। सार्स वायरस भी था, ये भारत में या बहुत देश में बहुत कम गया, चीन में इससे बहुत लोग मरा, ये भी चीन से उत्पन्न हुआ था सार्स। उसके बाद जो है और अगर जानना है सिफिलिस, सिफिलिस सिफिलिस होता है ट्रोपोनोमा पैलिडम, ट्रोपोनोमा पैलिडम, गोनोरिया, ये सब एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, निजेरिया गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया, ठीक है। उसके बाद जो है इसके बाद लिख सकते हैं डायरिया, गार्जिया इंटेस्टाइनालिस, गार्जिया इंटेस्टाइनालिस। इसके बाद जो है जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल हर्प्स, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, इतना ही याद रखना है। जिसमें बहुत सारा हो सकता है लेकिन ठीक है उतना याद हुए भूल जाओगे, इतना याद रखना, इतना सब आपसे क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा इसमें सब्जेक्टिव में आता है ये, तो इसी में से आता है, नोट कर लो इसको।